राहुल सर का इस बीच करते हैं स्वागत सर। वेरी गुड आफ्टरनून। Good afternoon, Simran. गुड टू सी यू सर आफ्टर सो लॉन्ग। Thank you, Simran. यस एंड सर, इसी के साथ आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद दैट पॉइंट कि जब आप आए थे पहले एंड वी सॉ दैट movement of Nifty and Bank Nifty were possible at that time. And, people were investing into it, and also many of the analysts in the market were positive about it कि अब जो है यहाँ पे we are not going to see any downfall or reversal. बट अब फिर से ऐसी स्थिति आ चुकी है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देन अगेन वी आर लाइक इनटू अ नेगेटिव सेंटिमेंट, और जो हमारे ओपिनियंस हैं वो थोड़े बहुत शेकी हैं। तो वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी? प्लीज गो अहेड। All right. So, Simran, I would like to start with Bank Nifty. And as you know, last time when we met on your show, I clearly recommended that in Nifty will be range bound from here on. And the higher point in Nifty, the higher range in Nifty would be somewhere around 17,700 से 17,800. इसके आगे निकलता हुआ निफ्टी हम नहीं देख रहे हैं एज अ कंपनी, लेकिन अगर आप बात करें बैंक निफ्टी की, देन बैंक निफ्टी वी आर स्टिल बुलिश एंड in comparison, we told you last time that in comparison, Bank Nifty is going to perform better in the short run. So बैंक निफ्टी में अभी भी जिनको पोजीशंस लेनी है वो ले सकते हैं, करेक्शंस हर डिप पे उनको बाय कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो निफ्टी से कहीं ज्यादा बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई भी दो राय या सेकंड ओपिनियन नहीं है। सो बैंक निफ्टी क्लियरली इज आवर चॉइस। बैंक निफ्टी में बिल्कुल ट्रेड करिए अगर आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी में से ही कुछ आपको सेलेक्ट करना है तो, फॉर श्योर। ठीक है, तो फिर बैंक निफ्टी में जो है आप सर कह रहे हैं एक बार को हम बने रह सकते हैं, पर साथ ही सर फिर यहाँ पे आपसे एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि बैंक निफ्टी के इंडेक्स में ही हमें रहकर खेलना है, या फिर हमें यहाँ पे जो है थोड़ा सा पीएसयू या फिर फाइनेंशियल सेक्टर्स या बैंकिंग सेक्टर्स की तरफ अपने आप को स्विच कर लेना चाहिए? ऑलराइट, ये स्पेसिफिकली एक्चुअली क्या, सिमरन, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जनरली जो ट्रेडर्स स्टॉक में ट्रेड करते हैं उनको इंडेक्स में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। रीजन बीइंग क्योंकि जो वॉलेटिलिटी या जो आपको मोमेंटम इन स्टॉक्स में देखने के लिए मिलता है वो बैंक निफ्टी निफ्टी में कभी नहीं देखने के लिए मिलेगा। सो पीपल हु ओनली ट्रेड्स इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उनके लिए बैंक निफ्टी एक क्लियर चॉइस है। लेकिन जो लोग स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, डेफिनेटली पीएसयू बैंक एक ऐसा सेक्टर है विद इन दी बैंकिंग स्पेस की जहां पे आपको मेरे ख्याल से किसी और प्राइवेट सेक्टर बैंक या स्पेशली बैंक निफ्टी की ट्रेड में अगर कंपैरिजन करेंगे तो पीएसयू बैंक्स आर मच बेटर प्लेस्ड देन एनी अदर सेक्टर्स इन द मार्केट राइट नाउ। सो पीएसयू बैंक इज द क्लियर चॉइस। ठीक है, तो फिर पीएसयू में से आप कह रहे हैं सर यहाँ पे हम जो है इसमें इन्वेस्ट करके जा सकते हैं, तो फिर सर पीएसयू में से आप सीधा पूरा पीएसयू सेक्टर में देखकर अगर कोई एक आधा मुझे स्टॉक रेकमेंड कर देंगे तो ये ज्यादा इजी हो जाएगा हमारे दर्शकों के लिए यहाँ पे प्लेसेस और पोजीशंस बनाना। सर कुड यू हियर मी? यस सर। सो पीएसयू में से आपकी पिक। ऑलराइट, सो मेरी दो पिक्स रहेंगी पीएसयू में। लास्ट टाइम भी मैंने रिकमेंड किया था, मैं फिर कह रहा हूँ, एंड दिस इज नॉट इंट्राडे, दिस इज नॉट वीकली, दिस यू हैव टू टेक इट फॉर मंथली बेसिस। मंथली बेसिस मतलब यहाँ से अगर आप 15-20 डेज या 30 डेज के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली रिटर्न्स आपके बहुत अच्छे आने वाले हैं। सो इसमें हम लोग का जो रिकमेंडेशन रहेगा वो ये रहेगा, आपका पीएनबी में डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं दी पीएनबी एज अ स्टॉक। और पीएनबी में जो आपके लेवल्स रहेंगे वो मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। सो क्लियरली अभी चल रहा है 3820। लास्ट टाइम इसमें हमने 42 तक का रनअप देखा था एंड उसके बाद एक वापस से काफी अच्छा करेक्शन देखने के लिए मिला। बट हमारा जो एक्सपेक्टेशन है दैट दिस स्टॉक इज नॉट गोइंग टू गो बिलो 35-36 लेवल्स, तो अभी भी काफी अच्छा चांस है पीएनबी में। सो पीएनबी को आप बिल्कुल यहाँ पे एक्वायर करिए, करंट मार्केट प्राइस पे बाय करिए, उसमें होल्ड करिए। और जो इसका अल्टीमेट टारगेट है वो देखने के लिए मिलेगा हमें यहाँ से मिनिमम 48, और उसके ऊपर जो हमें देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा 62। तो 48 और 62 के लिए आप इसको पीएनबी में बने रह सकते हैं विद दी स्टॉप लॉस ऑफ समवेयर अराउंड 32। सो नीचे में अगर आप देखेंगे सिमरन, तो इसमें क्लियर कट आपका ₹5 का स्टॉप लॉस है, ₹5 to ₹6 का स्टॉप लॉस है, उसको मेंटेन करिए। और ऊपर में आपको मिनिमम ₹12 का और मैक्सिमम इसमें आपको ₹24 का टारगेट ऊपर साइड में देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल, एंड ये काफी अच्छी दृष्टिकोण पॉइंट के हिसाब से जस्टिफाइड ट्रेड है, बिकॉज हमारा स्टॉप लॉस काफी ज्यादा करीब है, मतलब करीबन सिर्फ 6 पॉइंट, और इसके अकॉर्डिंग हमें जो रिवॉर्ड मिल रहा है 62 तक ये जो है स्टॉक जाने की कैपेबिलिटी इसमें है।
तो फिर आप अगर चाहें तो पीएनबी में भी बने रह सकते हैं। सर साथ ही हम देख सकते हैं कि कोटक के बारे में भी काफी लोग बातें कर रहे हैं, और साथ ही सेबी जो है, एसबीआई, सेबी, ये सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ये हेल्प करने वाले हैं टाटा की फॉर द बिड ऑफ एयर इंडिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसका भी क्या असर पड़ने वाला है बैंकिंग सेक्टर को, या फिर एक यस बैंक जैसा ट्रेड यहाँ पे हो सकता है, बिकॉज इतना सारा मनी जो है वो अपने बैंक से निकाल कर ये फ्लो सारा पंप अप करने वाले हैं किसी और अदर कंपनी के लिए एज अ लोन ऑनली। बट स्टिल इट्स अ कंसर्न वाला इशू, बिकॉज एयर इंडिया की हमने हालत ऑलरेडी देखी है कि किस वे से ये परफॉर्म कर रही है। राइट। सो सिमरन, अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक या स्पेसिफिकली यस बैंक की बात करेंगे, सो वी आर वेरी मच क्लियर कि जो भी न्यूज आती है वो एक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल एक अपना रोल प्ले करती है। शॉर्ट टर्म में उसका बिल्कुल इम्पैक्ट रहता है। शॉर्ट टर्म मतलब जिस दिन न्यूज आपका फ्लैश हुआ या जिस दिन भी न्यूज वो आपका हमारे व्यूअर्स को मालूम चला, ट्रेडर्स को मालूम चला, तो अगले 2 दिन तक उसका इम्पैक्ट, 2-3 दिन तक इम्पैक्ट जरूर रहता है, लेकिन अल्टीमेटली स्टॉक्स अपने टेक्निकल्स फॉलो करने लग जाते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं कोटक महिंद्रा बैंक की बात करूं सिमरन, तो कोटक महिंद्रा बैंक एक बहुत रेंज बाउंड सिचुएशन से बाहर आया था और उसके बाद हमने इसमें नॉन स्टॉप अपसाइड मूव देखी है, और ये अपसाइड मूव अभी कंटिन्यू रहने के पूरे चांसेस हैं। फर्दर यहाँ से 1320 से 1360 तक ये लेवल्स हैं जो ऊपर में कोटक, सॉरी इट्स नॉट, 2200 से लेके 2260 तक ये जो लेवल्स हैं कोटक महिंद्रा बैंक में बिल्कुल प्लेड करने वाले हैं, ट्रेड करने वाले हैं। सो अपर जोन के लिए जिनको कोटक महिंद्रा बैंक ट्रेड करना है, 22-2260 एक अपर हैंड रहेगा, और इसमें बिल्कुल हर टिप्स में बाय करना चाहिए, बने रहना चाहिए। सो कोटक महिंद्रा बैंक इज स्टिल अ बाय एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल चार्ट्स व्हेन वी टॉक अबाउट दिस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। बिल्कुल। आंसर फिर अगर ये भी एक चीज जानी चाहिए आपसे कि ये बैंक खराब कहाँ हो जाएगा, मतलब इसका स्टॉप लॉस जो है हम क्या रख के चल सकते हैं इस बैंक के अंदर अभी के लिए? ऑलराइट, सो कोटक महिंद्रा बैंक में अगर आप देखेंगे तो स्टॉप लॉस इस वक्त अगर आप मतलब कोई फ्रेश एंट्री लेता है तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रहेगा, बट स्टिल अगर आप इसमें स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं वीक ऑन वीक बेसिस पे, तो अभी के लिए जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1820 से 1825। ये स्टॉप लॉस के साथ आप किसी भी टिप में बाय करिए और 1820-25 का स्टॉप लॉस लगाइए, और इसके लिए जो टारगेट आपको प्ले करना है 2200 से लेकर 2260 तक। सो रिस्क टू रिवॉर्ड अभी भी ठीक है, but PSU banks are better choice. But Kotak Mahindra Bank is strongly, मतलब strong technical system. ठीक है, तो फिर अभी इसको जो है आपको करंट मार्केट प्राइस पे नहीं एक्यूमुलेट करना है, यहाँ पे आपको सर डिप्स पे खरीदारी करने की राय दे रहे हैं आप। एक बार इसके ऊपर प्लीज नजर बनाए रखिए, करंट मार्केट प्राइस नहीं, डिप्स के ऊपर खरीदारी करनी है। टारगेट आपका रहेगा 2200 260 2260, और स्टॉप लॉस 1820 एंड 1825। ये दोनों जस्टिफाइड ट्रेड आपके लिए आ चुकी है, एक प्राइवेट सेक्टर में से आ चुकी है सर। इनफैक्ट एक दमखम जो है इंडसइंड बैंक के अंदर भी हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी लोग इसके ऊपर भी बातचीत जरूर कर रहे हैं, तो इंडसइंड बैंक के ऊपर भी मैं आपकी राय जरूर लेना चाहूंगी। करेक्ट। सो इंडसइंड बैंक भी एक ऐसा बैंक है जो काफी दिन के एक रेंज बाउंड सिचुएशन के बाद बाहर आया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसका जो लास्ट हाई बना था सिमरन, वो मार्च 2021 में बना था। उसके बाद हमने इसमें एक नया हाई आते हुए अब देखा है। बट पॉइंट ये है, इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस सिमरन। इंडसइंड बैंक भी स्ट्रांग है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं स्ट्रांग है, बट अगेन अगर किसी को प्राइवेट सेक्टर बैंक में अपने लिए पोजीशंस लेनी है तो इंडसइंड बैंक में आप कोई भी डिप पे बाय करिए, ना कि इस वक्त आपका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, जो लेवल चल रहा है 13-1132, इस पे बाय करने का रिकमेंडेशन मैं नहीं दूंगा। ऑफ कोर्स नया हाई जरूर लगा रहा है, बट स्टिल टेक्निकल चार्ट्स उतने स्ट्रांग नहीं है जितने कोटक के हैं। मैं इसका एक रेंज बता देता हूँ, ये स्टिल एक रेंज बाउंड में रहेगा सिमरन, और अपर साइड में जो इसकी रेंज रहेगी वो रहेगी 1270 से लेके 1260। तो कोटक महिंद्रा बैंक में अगर आप देखेंगे और इसमें अगर कंपेयर करेंगे तो आई थिंक कोटक महिंद्रा बैंक इज मच बेटर। ठीक है, तो फिर इंडसइंड और कोटक ये दोनों प्राइवेट सेक्टर्स में से सर कह रहे हैं कि कोटक एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग काउंटर सर को लग रहा है, वहां आप अपनी पकड़ बना के चल सकते हैं। और साथ ही आप अगर देखें, आपको पीएसयू बैंक्स में से भी एक पिक मिल चुकी है, पंजाब नेशनल बैंक को होल्ड करने की भी रिकमेंडेशन है। साथ ही नई खरीदारी अगर आप करना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस पे आप करके जा सकते हैं। सर इसी के साथ अगर हम बात करें टायर सेक्टर की, तो आज वो भी काफी ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि हमने देखा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जो है वो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। साथ ही अपोलो टायर्स जो है इसके अंदर भी अभी एक 5% का जूम जो है एक देखने को मिल रहा है चार्ट बेसिस पे। तो आप इसके ऊपर भी अपना रिव्यू देना चाहेंगे प्लीज? यस।
सो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एक ऐसा स्टॉक है, एक ऐसी कंपनी है, अगर आप इसमें देखेंगे तो इसने सारे सारे जितने भी अपने पीयर ग्रुप है उनको आउट परफॉर्म किया है, एंड इट्स अ वेरी मतलब स्ट्रॉन्ग कंपनी फंडामेंटली। बालकृष्ण में अगर हम टेक्निकली बात करें तो जब तक ये 2200 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, बालकृष्ण विल कीप कंटिन्यूइंग इट्स मोमेंटम ऑन द अपसाइड। ये इसमें जो टेक्निकल्स है वो साफ साफ क्लियरली बता रहे हैं कि 2200 के आसपास एक काफी स्ट्रॉन्ग जोन बना है। Right now, price is 2660. So current market price is still, I would suggest कि जो सिर्फ मोमेंटम ट्रेड्स करना चाहते हैं वो लोग ही इसमें एंटर करें। और आपके लिए स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रहेगा, स्टॉप लॉस आपको वही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा लोअर लेवल्स पे स्टॉप लॉस हो तो आप इसका 2385 का स्टॉप लॉस बिल्कुल लेके ट्रेड कर सकते हैं, बट स्टिल क्योंकि बहुत हायर साइड पे चल रहा है, वी वुड नॉट रिकमेंड। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर आप अपोलो टायर्स की बात करेंगे, देन अपोलो टायर्स एक ऐसा है जो आपका काफी रेंज बाउंड ट्रेड है, काफी रेंज बाउंड सिचुएशन में चल रहा है। और सिमरन, जब भी कोई स्टॉक रेंज बाउंड सिचुएशन में चलता है देन ऑफ कोर्स वो हमेशा एक पैटर्न का फॉर्मेशन करता है, और यही चीज हमें अपोलो टायर में देखने के लिए मिल रही है। सो अपोलो टायर इज अ क्लियर कट चॉइस ओवर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एज ऑफ नाउ। सो अपोलो टायर्स इज लाइक अभी 231 चल रहा है, अगर आपको 225 से लेके 224 तक का मिलता है इसमें बिल्कुल बाय करिए। 213 212 का स्टॉप लॉस प्लेस करिए, और इसमें हमें आने वाले टाइम में लाइफ टाइम मतलब जो प्रीवियस हाई था ऑफ 255 256 वो क्रॉस करते हुए दिखेगा फॉर श्योर। तो अपोलो टायर्स इज अ क्लियर कट चॉइस ओवर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो फिर आपकी बाइंग रेंज भी सर ने आपको यहाँ बता दी है, 213 के आसपास आपको जो है बाय करके चलना है। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 2112 का, और उसके अलावा आपका जो टारगेट है सर कह रहे हैं ये 255 तक जाने की क्षमता रखता है। अपोलो टायर्स के अंदर भी सर ने अपना व्यू पॉइंट अच्छे से हमें जो है क्लियर कर दिया। सर अब इस सेगमेंट को हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि फंडामेंटली अगर देखें तो ये काफी ज्यादा आजकल खबरों में है, हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। मेरे ख्याल से आपने शायद गेस कर लिया होगा मैं किस काउंटर की बात कर रही हूँ यहाँ पे। आप आईटीसी की बात कर रहे हैं? नहीं सर, जी की, क्योंकि उसके अंदर Alright. जी। तो फंडामेंटली Okay. तो सर काफी सारी चीजें सामने आ रही है, लेकिन टेक्निकली चार्ट बेसिस पे भी इसके बारे में रिव्यू लेना बहुत जरूरी है। तो आप प्लीज उसके बारे में भी हमें कुछ गाइडलाइंस दे देंगे? यस, मैं एक डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ सिमरन की। यहाँ पे जी को जब हमने रिकमेंड किया था वो लेवल था 170 के लेवल पे जी पे रिकमेंडेशन हमारा स्टिल सोशल मीडिया ग्रुप पे है। वहां पे हमारा जो फाइनल टारगेट इस पे था सिमरन कुछ दिन पहले तक वो 300 था, और फिर हमने ये बताया था कि 300 से हमने करेक्शन भी देखने के लिए मिला टिल 240 242। उसके बाद अभी ये फ्रेश हाई बना रहा है, एंड क्योंकि निफ्टी मीडिया सेक्टर एज अ सेक्टर बहुत आउट परफॉर्म कर रहा है एंड करेगा, तो आई थिंक जी क्योंकि उसमें एक लीडिंग स्टॉक है तो जी अभी भी अपना मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। और जो इसमें न्यूज बेस पे जो बात चल रही है दैट इज अमेजिंग, जिसकी जिसकी वजह से इतना रिएक्शन हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब इसमें सिर्फ देखने वाली बात यह है कि यहाँ से जो करंट लेवल से 300 का एक सपोर्ट बन गया है, जब तक ये 300 के ऊपर सस्टेन करता है सिमरन, इसमें हमें 410 420 के रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेंगे। इनफैक्ट अगर 420 से भी ऊपर ये जाता है तो हमें इसके ऊपर सिमरन और आगे की तब बात करनी पड़ेगी, लेकिन हाल फिलहाल के लिए 410 तक के लिए ट्रेड बिल्कुल इसमें जो लोग भी होल्ड कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल 410 तक इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ यूज करें। इसमें जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सिमरन बनेगा दैट वुड बी समवेयर अराउंड आज का जो हमारा ओपनिंग है अराउंड 280 270 लेवल्स। इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको बिल्कुल होल्ड करिए, और नीचे अगर आता है 300 310 तक तो डेफिनेटली इसमें और पोजीशंस आप ऐड करने के लिए सोच सकते हैं फॉर द लेवल ऑफ 410। ठीक है, तो फिर जी एंटरटेनमेंट के लिए भी 410 के लिए अभी सर कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आप इसको प्लस करके जा सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि जो पुराने वाले उन्हें तो फिलहाल के लिए कुछ नहीं करना है, और जो नए वाले हैं उन्हें जो है अपनी पोजीशंस को बनाना है, लेकिन 310 के पास ये आप जरूर ध्यान में रखें। सर आईटीसी के ऊपर आपने चर्चा की थी, तो आईटीसी का तो पता नहीं, लेकिन इन्फोसिस के बारे में मैं जरूर यहाँ पे बात करना चाहूंगी, क्योंकि जितना ये स्ट्रॉन्ग काउंटर हमें दिख रहा था अभी फिर से इसके अंदर कुछ ना कुछ एक टर्न अराउंड स्टोरी हमें देखने को मिल रही है। तो आप प्लीज उसके ऊपर एक गाइडिंग लाइट डालेंगे? IT sector as a whole is performing very good from last March 2020 lows.
और ये मोमेंटम देखिए, कभी भी आईटी सेक्टर्स या कोई भी सेक्टर्स सिमरन एक वन वे में अप नहीं जा सकता है। डेफिनेटली वहां पे कंसोलिडेशन फेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सेक्टर, किसी भी स्टॉक के लिए। वही अभी हमें देखने के लिए मिल रहा है इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, सारे स्टॉक्स में। क्योंकि ये जो सेक्टर रोटेशन है यही मार्केट को मूव करता है। और अभी के लिए अगर आप आईटी में देखेंगे तो जो ट्रेडर्स है, मैं उनके लिए अभी अवॉइड करने की सलाह दूंगा कि आप अगर एक हफ्ते के लिए या 15 दिन के लिए देख रहे हैं तो आईटी स्टॉक्स में अभी आपको शायद हाथ कुछ भी ना लगे, क्योंकि ये रेंज बाउंड सिचुएशन में है। बेटर ये है कि आप मीडिया स्टॉक्स की तरफ देखें या पीएसयू बैंक की तरफ देखें, या आपको ये ऐसा, जैसे अभी रियल एस्टेट सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ काफी अच्छे स्टॉक्स है, वहां पे देख सकते हैं। लेकिन आईटी रेंज बाउंड अभी है और मेरे ख्याल से कंटिन्यू रहेगा फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स। उसके बाद ही हमें यहाँ पे कुछ अपसाइड मोमेंटम जो बाकी है, चाहे वो इन्फोसिस या विप्रो है, हमें दोनों में देखने के लिए मिलेगा। सो सिमरन, दिस इज माय सजेशन फॉर द ट्रेडर्स, फॉर द व्यूअर्स। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको किस हिसाब से जो है पोजीशंस अपनी बनानी है। इन्फोसिस के ऊपर भी सर कह रहे हैं कि इसमें अभी भी पोटेंशियल है, ये काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन सर मैं इसके साथ में एक और चीज जानना चाहूंगी, जिन लोगों ने पोजीशंस बना ली उन लोगों के लिए तो ये इट्स अ गुड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्पेशली इफ वी आर कंसर्न अबाउट, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आईटी सेक्टर्स की अगर हम बात करें या फिर ऑटो सेक्टर्स की बात करें। ऑटो सेक्टर लेकिन अब मौका दे रहा है लोगों को एंटर करने का, लेकिन आईटी सेक्टर ने अभी भी वो मौका जो है हमें नहीं दिया है कि अगर हम इसमें ट्रेड नहीं बना पाए हैं किसी कारणवश तो अब बना ले। तो डू यू थिंक दैट देयर इज गोइंग टू बी सम करेक्शन, नए लोगों को मौका मिलेगा आईटी सेक्टर्स के अंदर परफॉर्म करने का? सिमरन, ऐसा मार्केट में कोई भी सेक्टर, कोई भी स्टॉक नहीं होता है जहां पे मौका नहीं मिले। इट्स ऑल अबाउट पेशेंस, इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस है तो डेफिनेटली आपको आईटी सेक्टर भी मौका देगा, लेकिन उसके लिए कितना टाइम वेट करना पड़ेगा ये शायद बता पाना बहुत मुश्किल है। अभी के लिए मैं यही बोलूंगा, अगर जिनको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है तो विप्रो इज अ ग्रेट चॉइस। इनफैक्ट आईटीसी भी ठीक है, लेकिन इन कंपैरिजन विप्रो लुक्स गुड। और क्योंकि लार्ज कैप में ये दो स्टॉक है जहाँ पे सेफ बेट आप बिल्कुल ले सकते हैं। तो करेक्शन का अगर आप वेट करेंगे तो दैट वुड बी फाइन, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आप विप्रो को इस लेवल्स पे भी एक्युमुलेट कर सकते हैं और आने वाले टाइम पे इसमें आपको बेनिफिट देखने के लिए डेफिनेटली मिलने वाला है। बिल्कुल, तो फिर यहाँ पे सर आप विप्रो की सजेशन दे रहे हैं कि जहाँ पे आपको एक मौका मिलेगा और वहां पे आप अगर चाहें तो एक बार पोजीशंस बना के जा सकते हैं। तो सर इसी के साथ फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे मैं आपसे और थोड़े सवाल लेना चाहूंगी, लेकिन उसके पहले मैं जानना चाहूंगी अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशंस हैं जो आप देना चाहते हैं, एंड देन वी कैन गो फॉरवर्ड फर्दर विद द ट्रेड्स। ऑलराइट, ग्रेट। सो सिमरन, आपके व्यूअर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए हमारे पास एक रिकमेंडेशन है, ग्रीव्स कॉटन। ये पहले भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ग्रीव्स कॉटन एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे मोमेंटम काफी आना बाकी है। अभी करंट जो देखिए, हम हमेशा हमारा टारगेट ये रहता है सिमरन कि हम जो आप लोग को भी स्टॉक सजेस्ट कर रहे हैं या आपके व्यूअर्स को स्टॉक सजेस्ट कर रहे हैं उसमें आपकी जो बाइंग लेवल है वो काफी सेफ जोन में हो। उसी पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो ग्रीस कॉटन एक वेल प्लेस्ड स्टॉक है जो 137 पे काफी अच्छा लग रहा है बाय करने के लिए। तो 137.40 अभी करंट मार्केट प्राइस है, आप इस पे बिल्कुल बाय करिए। इससे इधर पे आपको जो स्टॉप लॉस लेना है वो लेना है अराउंड 120 का। 120 का स्टॉप लॉस लीजिए, 137.40 पे बाय करिए, और इसका जो टारगेट देखने के लिए मिलेगा वो करीबन करीबन आपको मिलने वाला है 197 से 200 तक का। तो यहाँ से क्लियर कट 60 पॉइंट से 70 पॉइंट्स की अपसाइड मूव है, और डाउन साइड आपका रिस्क सिर्फ और सिर्फ 17 से 18 रुपीज का है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टॉक जो आपको बिल्कुल बाय करना चाहिए ग्रीव्स कॉटन करंट मार्केट प्राइस पे। ठीक है, तो फिर करंट मार्केट प्राइस पे एक और सर आपको रिकमेंडेशन अपनी तरफ से लेके आए हैं, दैट्स ग्रीव्स कॉटन। एंड सर आपके साथ इनफैक्ट हमारे काफी ऐसे शेयर्स के ऊपर बात हुई थी जिनका शायद ही हमने कभी नाम सुना होगा। ऐसे ही सर एक और शेयर है कॉफी डे एंटरप्राइजेस, जिसके बारे में हम शायद बहुत कम चर्चा यहाँ पे होती है, लेकिन उसके अंदर भी एक हमें मोमेंटम देखने को यहाँ मिल रहा है। तो आप उसके ऊपर कुछ विवरण देना चाहेंगे? सिमरन, ये वाले एक कॉफी डे एंटरप्राइजेस की अगर आप बात करें तो ये एक टर्न अराउंड स्टोरी तो अभी कुछ मतलब अगर टेक्निकल्स देखेंगे या फंडामेंटल्स देखेंगे तो ये टर्न अराउंड स्टोरी तो अभी बिल्कुल भी नहीं समझ में आती है फॉर श्योर। क्योंकि इसमें जो 1 साल 1.5 साल पहले जो हमने न्यूज देखी थी जिसकी वजह से इतना स्टॉक क्रैकडाउन हुआ था फ्रॉम दी हाई लेवल्स,
वो न्यूज का इम्पैक्ट अभी भी इसमें रहेगा, क्योंकि मार्केट मोमेंटम में इसलिए स्टॉक परफॉर्म बिल्कुल कर रहा है। मेरे हिसाब से किसी भी ट्रेडर्स को, मतलब कोई भी ट्रेडर, खासकर इन्वेस्टर्स को ऐसे स्टॉक में अभी नहीं जाना चाहिए जब तक क्लियरिटी नहीं आ जाए, क्योंकि इनके ऊपर काफी डेट है जो कि सामने है, और अंदर की क्या और बुक्स बोलती है वो किसी को भी नहीं मालूम है। इसीलिए मेरे हिसाब से ऐसे स्टॉक को अभी एट प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट के लिए तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और अगर बाई चांस आप ट्रेडिंग का इसमें सोच रहे हैं या ट्रेडिंग का आपका प्लान कर रहे हैं, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ, अभी करंट मार्केट प्राइस 32 चल रहा है, उसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सिर्फ 24-25 का लीजिए तो ही ट्रेड करिएगा, अदरवाइज मत करिए इस स्टॉक में ट्रेड। बिल्कुल, तो फिर यहाँ पे आप सर कह रहे हैं कि थोड़ा सा जो है इसे नीचे आ जाने दीजिए, तब भी आप अगर चाहें तो इसमें पोजीशंस बनाने के बारे में सोच सकते हैं। अभी के लिए इट्स अ क्लियर कट नो एंड यू शुड बी अवेयर अबाउट द फैक्ट कि ऐसे स्टॉक्स जो हम चुनते हैं थोड़ा बहुत हमें स्मार्टली प्ले करना होता है मार्केट में, क्योंकि इस टाइम पे जो सेंटिमेंट है वो मार्केट का काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। सर इस वॉलेटिलिटी से मुझे एक और चीज याद आई, यहाँ पे मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, हाउ मच आर यू इन द फेवर ऑफ दैट थिंग कि हम कंसिडर करके चल सकते हैं दैट यहाँ पे जो है वी आर नॉट गोइंग टू सी एनी डाउनफॉल या फिर कोई रिवर्सल जहाँ पे आ सकता है, बिकॉज मनी वी हैव सीन की एफआईज की तरफ से काफी ज्यादा पंप अप हो रही है मार्केट में। साथ ही अगर बात करें नंबर्स की, लाइक द पीपल हु आर ट्रेडिंग इनटू इक्विटी मार्केट हैव रोज टू लाइक 15% ऑफ इंडियन पीपल दे आर पंपिंग अप द मनी इनटू द स्टॉक मार्केट। तो व्हाट डू यू थिंक, ये बुल रन जो है अब थोड़ा और ज्यादा कंटिन्यूड रहने वाला है, या इट्स अ साइन ऑफ इंडिकेशन दैट it's already a bubble that's getting like filled up and it might burst at some point of time? ओके, सिमरन, इसके लिए मैं आपको एक बैक 2008 में लेके जाना चाहूंगा। 2008 का जब बबल था वो 2006 से लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे, और जितने भी इकोनॉमिस्ट थे, जितने भी जानकार थे, वो सबको मालूम था कि एक बबल क्रिएट हो रहा है जो कि कभी भी जा सकता है। लेकिन उस बबल को बर्स्ट होने में 2 साल लग गए। अभी भी सेम वही सिचुएशन है। सॉरी, जी जी बिल्कुल राइट, अभी भी वही सिचुएशन है सिमरन, की यहाँ पे वी कैन नॉट से कि ये बबल अभी पूरा क्रिएट हो चुका है, क्रिएट होना है, क्योंकि अल्टीमेटली निफ्टी का जो हायर टारगेट है इन 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ टू गो, वहां पे 18,600 से 18,800 का, जिसके लिए हमने काफी पहले ही बोल दिया था। लास्ट लेग ऑफ दिस बुल रन अकॉर्डिंग टू इलियट वेव इज स्टिल लेफ्ट। तो क्योंकि जो लास्ट वेव होती है, जो लास्ट लेग होती है, वो हमेशा काफी वॉलेटाइल होती है, काफी वॉलेटिलिटी के साथ साथ काफी ज्यादा उसमें फोर्स होता है। तो लास्ट जो आप अभी पंप अप देख रहे हैं, जो आपने एफआईएस की बात करी है, वो लास्ट लेग की पंप अप हमें लगती है। लेकिन ये जो लास्ट लेग है, ये कितने दिन कंटिन्यू रहेगी, कब इसका बर्स्ट होगा, ये कोई भी नहीं जानता है। सो क्लियर कट हमारा ये मानना है कि जब तक, देखिए, एक रिटेल ट्रेडर्स को इन सब के लिए जब तक नॉलेज आएगी कोई बताएगा, तब तक रेलगाड़ी छूट गई होगी। तो सिंपल सा है, एक ट्रेडिंग का एक सिंपल रूल है, आप अगर अच्छे स्टॉक चूज कर रहे हैं, आप उसमें सही से स्टॉप लॉस प्लेस कर रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट कहीं पे भी जा रहा है, कैसे भी परफॉर्म कर रहा है, आपको हमेशा अगर ये मालूम है आपका रिस्क कितना है और आप रिवॉर्ड कितने के लिए प्ले कर रहे हैं, तो आपको किसी भी मार्केट से डरने की जरूरत नहीं है। सो सेलेक्ट योर स्टॉक्स केयरफुली with proper stop loss and just enjoy the bull run till the time it is happening. जब भी बर्स्ट होगा वो हम सब के लिए होगा, और कोई भी नहीं बता सकता कब होगा। मैंने इसका 2008 का एग्जांपल दिया है सिमरन। बिल्कुल डेफिनेटली सर, इस चीज पे मैं भी आपसे एग्री करूंगी, बिकॉज इट हैपेंस कि लाइक लोग जो है जब बुलिश होना होता है तब बेरिश होके खेलते हैं एंड समहाउ दे लूज देयर कैपिटल। तो राइट नाउ दैट्स व्हाई माय कंसर्न इशू वाज, एंड परहैप्स क्योंकि अब जो पैसे लगे हैं सर, those are not like जो money earned है black money or something, these are people saving that they have done, and because they didn't got an opportunity या option कि वो लॉकडाउन के टाइम पे या वैसे पैंडेमिक के टाइम पे how come they can earn money. That's why we are more concerned about the issue कि उनके पैसे जो है यहाँ पे इस मार्केट में loosen up नहीं होने चाहिए। They can have it, they can sustain, और फिर आगे चल के they can be a player in the stock market for a future terms, not just because of this pandemic situation. So sir, yeah. तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, could I just take few questions from the viewers because they are already interacting? Please go ahead, Simran. So सर मेरा फर्स्ट सवाल आपसे रहेगा क्लीन साइंसेस के ऊपर, एंड हमारे व्यूअर हैं ये पूछ रहे हैं कि करंट मार्केट प्राइस पे क्या क्लीन साइंसेस को अक्यूमुलेट किया जा सकता है? सो क्लीन साइंसेस का अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 2100। इसमें जो हमने रैली देखी है वो 1400 से देखी है। अभी भी इसमें काफी स्कोप है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे। लेकिन क्योंकि ये ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूं, तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आपके इसमें जो टारगेट्स बचते हैं वो करीबन मैक्सिमम जो लेवल आपका मिल सकता है अपर साइड में,
वो रह सकता है 2400 से 2450, ये आपका लेवल मिल सकता है। लेकिन करंट मार्केट प्राइस पे आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप इसमें बाय करें, रिस्क काफी है, आपको स्टॉप लॉस इस लेवल पे नहीं मिलेगा, रिस्क टू रिवॉर्ड आपका नहीं बनेगा। सो बेटर वेट पेशेंटली, अगर इसमें कोई करेक्शन मिलता है 1980 से 1960 का तो ही बाय करें, अदरवाइज इस स्टॉक को में थोड़ा सा अवॉइड करें। बिल्कुल। तो फिर सर अभी कह रहे हैं कि आपको 1000 पॉइंट्स कैसे जहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, तो 1900 के आसपास को जो है आपको एक्यूमुलेट करके जाना है। राजी अभी घाई मत कीजिएगा, क्योंकि पैसे लूज होने के इस मार्केट में थोड़े बहुत जो चांसेस, आप खुद अवेयर हैं इस फैक्ट से, बिकॉज इज अ वेरी ओल्ड व्यूअर ऑफ आवर्स एंड ये काफी ज्यादा अच्छे से ट्रेड्स भी लेके आते हैं। तो अभी आप ना करिए इन्वेस्ट, 1900 के आसपास अगर आपको मिलता है वहां एक्यूमुलेट करने के लिए आपके लिए एक अच्छा जोन रहेगा। सर एक दूसरा स्टॉक है, दैट्स HPL इलेक्ट्रिक, और इनकी होल्डिंग है ऑलरेडी 800 की क्वांटिटी में एट द प्राइस ऑफ 79। तो परचेजिंग 79 की है, 800 शेयर्स इनके पास है HPL इलेक्ट्रिक के अंदर। Okay, it is HPL, right? जी, HPL इलेक्ट्रिक। तो HPL इलेक्ट्रिक पावर, अगर आप इसका ओवरऑल सिमरन व्यू देखेंगे तो ओवरऑल ये जब से स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है तब से एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था। इस बुल लेग में इसने कोशिश करी है 18 रुपीज से 69 रुपीज, अभी ये ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है और ऊपर के लेवल से इनफैक्ट हमें 90 के लेवल से काफी अच्छा करेक्शन भी देखने के लिए मिला है। ये करेक्शन आप यूटिलाइज कर सकते हैं टू एक्यूमुलेट दिस स्टॉक। अभी सपोर्ट पे है, बहुत शॉर्ट टर्म सपोर्ट पे है, जो कि 65 से 62 का सपोर्ट है। ये सपोर्ट पे अगर आप बाय कर सकते हैं तो इस स्टॉक में बिल्कुल बाय करिए, लेकिन आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रहेगा, यहाँ से भी डीप रहेगा। मैं कबर कुछ स्टॉप लॉस बता देता हूँ सिमरन। सो स्टॉप लॉस वुड बी समवेयर अराउंड 56, 69 का लेवल चल रहा है, 56 का स्टॉप लॉस रहेगा। एक्यूमुलेट आप बिल्कुल कर सकते हैं, मोमेंटम को ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपके लिए हायर जो लेवल्स हैं उसका भी एक कांस्टेंट है कि हायर लेवल्स आपके कहीं ना कहीं, जब तक ये स्टॉक आपका ये लेवल्स नहीं क्रॉस कर लेता है जो उसने लास्ट बनाया था ऑफ 90, तब तक इसमें हम एक जोन एक्सपेक्ट करेंगे कि एक रेंज में ही रहेगा। लेकिन अपर जोन जैसे ही 90 क्रॉस करता है हमारे लिए वहां से 135 से 137 के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। अभी के लिए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए नीचे 56 और ऊपर में 90 का जोन लेके चलिए, 90 क्रॉस हो जाता है तो और ऐड करिएगा और 137 135 के लिए इसको ट्रेड करिएगा। बिल्कुल। तो HPL जी, तो HPL इलेक्ट्रिक के ऊपर राहुल सर, ऑल्दो आपकी परचेजिंग रेंज 79 की है, पर हमारे राहुल सर कह रहे हैं कि आपके जो है ये स्टॉक 90 तक जाने के लिए अभी भी पोटेंशियल है इसके अंदर। पेशेंस लेवल बनाए रखिए, 56 का रखिए स्टॉप लॉस, एंड 90 तक के लेवल्स के लिए आप अगर इसमें चाहें तो एक बार को वेट करके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आज चर्चा में काफी ज्यादा मजा आया। आई होप आपको भी आया होगा, बिकॉज एक जो कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे रखते हैं दैट्स फॉर श्योर कि व्यूअर्स के ही जैसा शो है, and it's simple and easy to understand. Thank you so much, sir, for your presence, and we would love to see you in the further segment.